गुड इवनिंग। मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। और इस वक्त हैं हम पटना में हैं। और पटना में हम क्या बात कर रहे हैं? पटना में हम बात कर रहे हैं कि आज पटना के जो 4-5 सीट्स पे जो बीजेपी एमएलएज हैं, प्लस जो हमारे एमपी हैं रविशंकर प्रसाद, प्लस जो हमारे वरिष्ठ मतलब बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे विधायक भी रहे हैं पटना के और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं सुशील कुमार मोदी। तो सुशील कुमार मोदी, नितिन नवीन, संजीव चौरसिया, अरुण कुमार, ये सब सारे लोग इकट्ठे हुए और एमएसएमई मंत्री भी जो भारत सरकार के हैं वो भी आए। और संबोधन क्या था? संबोधन था पटना के तमाम व्यापारी वर्गों को 9 साल का जो बीजेपी का काल रहा है, 9 साल का जो मोदी का काल रहा है और मोदी का व्यक्तित्व, मोदीज़ पर्सनालिटी, मोदीज़ अचीवमेंट, ये बताने की कोशिश की गई है। उसमें ये भी बताने की कोशिश की गई है कि ये जो 9 साल है, मोदी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। उन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में किया है। पूरी दुनिया के बड़े लोग अब झुककर प्रणाम करते हैं भारत को और बहुत सी चीज़ें बताई हैं। और उन्होंने, सुशील कुमार मोदी ने ये भी बताया कि बिहार में कितने पुल्स, जो फ्लाईओवर्स हैं, जो ब्रिज हैं, गंगा पे, खासकर गंगा पे जो कितने ब्रिज हैं, ये मोदी सरकार आने के बाद बने। और महंगाई की बात करते हुए उन्होंने बताया कि महंगाई तो पूरी दुनिया में है। हम दाल बाहर से मंगवाते हैं, म्यांमार से आता है। हम जो पाम ऑयल है वो बाहर से मंगवाते हैं। सो अगर बाहर महंगाई बढ़ी है तो उसका असर थोड़ा भारत पे भी होगा, लेकिन फिर भी भारत ने इस वक्त बहुत कंट्रोल कर रखा है महंगाई को, ऐसा सुशील कुमार मोदी ने बताया। और ये बताने की कोशिश की कि 9 साल जो मोदी काल के रहे हैं, जो तो आप 2024 में भी अपील भी की, रविशंकर प्रसाद ने भी किया और सुशील कुमार मोदी जी ने भी किया कि आप एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएं, नरेंद्र मोदी को वोट दें। उन्होंने जीएसटी का भी जिक्र किया, उन्होंने स्टार्टअप का जिक्र किया, कई चीज़ों का जिक्र किया और ये बताने की कोशिश की कि जो ये 9 साल रहे मोदी सरकार के, आपने 300 पार कराया था, इस बार आप उससे भी ज़्यादा पार कराएं, क्योंकि मोदी जी ने बहुत काम किया है। मोदी जी ने भारत का नाम पूरी दुनिया में किया है। 9 साल की उपलब्धियां बताने के बाद ये आग्रह किया जो सुशील कुमार मोदी ने भी और रविशंकर प्रसाद ने भी, जो पटना के सांसद हैं पटना साहिब के, उन्होंने तमाम व्यापारी वर्गों से ये अनुरोध किया ये कि आप एक बार फिर मोदी सरकार बनाएं, यानी तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाएं मोदी सरकार को, और जो बचे हुए काम हैं वो भी मोदी सरकार पूरा करेगी। मैं हूं विमल चुन्नी, आप देख रहे हैं बिहार व्यू और आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। और आइए देखते हैं, सुनते हैं उनकी बातें जो मैंने रिकॉर्ड की है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। 21 साल आप अगर देखें तो अगर 11 करोड़ से ज़्यादा गरीबों के घर में शौचालय बनाना जानते हैं, भारत का नया संसद भवन भी 2.5 साल में बनाना जाता है। ये है नरेंद्र मोदी की। अगर 3.5 करोड़ गरीबों का पक्का घर बनवाया तो राम मंदिर निर्माण में भी अपनी भूमिका निर्वाह करना चाहते हैं। मित्रों, 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष दिया जा रहा है। 370 समाप्त करने की ताकत रखते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक कर 10 का बदला 40 लेना भी जानते। ये है ताकत नरेंद्र मोदी की। अगर 220 करोड़ डोज मुफ्त में देशवासियों को वैक्सीन देने का काम किया तो 100 से ज़्यादा देशों को मुफ्त में वैक्सीन भेजने का भी काम किया। मित्रों, अगर 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज प्रति माह अगर मुफ्त दे सकते हैं नरेंद्र मोदी, तो पिछले 5-4 साल में 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण करने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया है। मित्रों, मैं ये केवल तुलना इसलिए कर रहा हूँ कि छोटा काम हो या बड़ा काम हो,
अगर 40 करोड़ से ज़्यादा खातों में मुद्रा लोन के तहत 23 लाख करोड़ का अगर ऋण दिया गया तो 21 जून को दुनिया के 150 देशों में नरेंद्र मोदी के प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम करने की भी ताकत है। कम ये तो ठीक ही, और ज़्यादा कम होना चाहिए। लेकिन मैं केवल बिहार के अंदर जो केंद्र की सरकार ने कुछ बड़े काम किए मैं उनका केवल आपको स्मरण कराना चाहूँगा। अभी रवि जी जिक्र कर रहे थे, ये महात्मा गांधी सेतु इंदिरा गांधी ने उसका उद्घाटन किया था, जर्जर हो गया था, 5 साल तक वन वे चल रहा था और वन लेन में भी 2 लेन आने और जाने की गाड़ियाँ चल रही थी। क्या हालत थी, इसकी मरम्मती का काम किसने करवाया? 1882 करोड़ रुपये खर्च कर भारत सरकार ने उसके पूरे स्ट्रक्चर को रिप्लेस करके नया पुल बनवाने का काम एक तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने। और गंगा नदी पर आज़ादी के बाद केवल 2 या 3 पुल थे, एक महात्मा गांधी सेतु और दूसरा गंगा में मोकामा के पास राजेंद्र सेतु। यही 2 पुल थे। विक्रमशिला सेतु मान लीजिए बाद में लालू जी के समय विक्रमशिला सेतु बना। आज आपको पता कितने सेतु बन रहे हैं गंगा नदी पर। महात्मा गांधी सेतु जो वर्तमान है, इसके समानांतर 4 लेन का 3000 करोड़ की लागत से पुल बनने का काम चालू हो गया। यानी मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक नया पुल बन रहा है, 4 लेन। और मोकामा में गंगा नदी पर, ये मोकामा में जो राजेंद्र सेतु पुराना हो गया तो 1400 करोड़ की लागत से वहाँ भी पुल बन रहा है। ये कटिहार और मनिहारी में कटिहार है, कटिहार में मनिहारी है और उधर उस पार गंगा के साहेबगंज है। तो झारखंड और बिहार को जोड़ने वाला मनिहारी साहेबगंज के बीच 2000 करोड़ की लागत से गंगा नदी पर एक नया पुल बन रहा है जो लगभग अपनी अंतिम अवस्था में है। ये जो भागलपुर के पास जो विक्रमशिला सेतु है उसके समानांतर 2000 करोड़ की लागत से एक और नया पुल जिसका टेंडर हो गया, काम लगभग प्रारंभ हो गया। इसलिए मित्रों कितने पुल बन रहे हैं। और ये जेपी सेतु जो अभी आपका ये जो जेपी सेतु है इसके भी समानांतर 6 लेन का एक और पुल, यानी जेपी सेतु के समानांतर एक पुल, महात्मा गांधी सेतु के समानांतर एक पुल, मनिहारी साहेबगंज के बीच में एक पुल, मोकामा के अंदर राजेंद्र सेतु के बगल में एक पुल, विक्रमशिला सेतु के बगल में एक पुल और मुंगेर में भी जो पुल बना वो अटल बिहारी वाजपेयी के दिन थी, उसका अप्रोच रोड नहीं बन पाया था तो 620 करोड़ की लागत से आज से 2-3-4 माह पूर्व वो भी बनकर चालू हुआ है। और बक्सर में गंगा पुल 2 लेन का वो भी चालू हो गया। तो मित्रों केवल गंगा नदी पर 6 से ज़्यादा पुल, और इसमें बिहार सरकार का कोई योगदान नहीं, ये पूरा का पूरा केंद्र सरकार के पैसे से बन रहा है। तो जो लोग कहते हैं कि बिहार में कोई काम ही नहीं हो रहा है, कल केंद्र की सरकार प्रचार कर रही है, अब टीम का चश्मा कोई लगा ले और उसको कोई दिखाई ना पड़े तो उसका कोई उपाय नहीं है। तो नेताओं को भले ही ना दिखाई पड़े लेकिन जनता को सब कुछ दिखाई पड़ रहा है कि बिहार में किस तरह से काम हो रहा है। और मित्रों आपको बता दें 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का केवल बिहार के अंदर पुल, पुलिया, 4 लेन, 6 लेन, 1 लाख करोड़। और ये 1 लाख करोड़ में कोई शेयरिंग नहीं, 100% भारत सरकार की मदद से 1 लाख करोड़ रुपया। आप अभी जाइए बक्सर, 2.5 घंटे में बक्सर पहुंच जाइएगा और पटना से भीटा होते हुए कोइलवर, और कोइलवर का जो पुल है 150 साल पहले अंग्रेजों ने बनवाया, इसका किसी सरकार ने उसके समानांतर पुल नहीं बनवाया और वो भी पुल बनकर तैयार हो गया। बख्तियारपुर मोकामा से गंगा पुल होते हुए खगड़िया, खगड़िया से आगे, यानी पूरे बिहार में जो 4 लेन का जो जाल बिछा है वो किसकी देन? मेरे मित्रों ये नरेंद्र मोदी सरकार की देन। और अभी हवाई अड्डे की बात कर रहे थे, पटना जो हवाई अड्डा है इसके रिनोवेशन का काम, रिनोवेशन नहीं कहेंगे तो नया ही हवाई अड्डा है, 1216 करोड़ की लागत से मुझे लगता है और 1.5 साल लगेगा। अभी उसकी क्षमता 25 लाख यात्री प्रति वर्ष है,
जो बढ़कर हो जाएगी 80 लाख यात्री प्रति वर्ष की क्षमता का भव्य नया एयरपोर्ट अगले 1.5 से 2 साल में बनकर तैयार होगा। अब ये किसी को दिखाई ना पड़े तो 5 मुंबई से, रायपुर से, कोलकाता से, दिल्ली से, बेंगलोर से, हैदराबाद से सीधे दरभंगा हवाई जहाज आ रहा है। इस समय 6 हवाई जहाज आते हैं और 6 जाते हैं। और दरभंगा एयरपोर्ट के लिए भी भारत सरकार ने पैसा दिया, रिनोवेशन का काम, और उसका काम चालू हो गया। इसलिए मित्रों, आज दरभंगा एयरपोर्ट के कारण जो उत्तर बिहार है, मैं अभी बेंगलोर में गया, एक हॉस्पिटल में एक आदमी को देखने, नरेंद्र मोदी की 9 साल की उम्र। अरे याद कीजिए कि एयरपोर्ट पर कौन, हवाई जहाज में कौन लोग चलते थे? जिनके पास अपनी गाड़ी है या टैक्सी का जो इस्तेमाल कर सकते हैं, वही लोग हवाई जहाज में चलते थे। क्योंकि भीतर तो रिक्शा जा नहीं सकता है, 3 व्हीलर जा नहीं सकता है। मेरे और आप जैसे लोग जिनकी अपनी गाड़ी है या जिनके पास टैक्सी अफोर्ड कर सकते, अब जाकर देखिए 2/3 पैसेंजर नौजवान कंधे पर झोला रखे हुए पैदल निकलता है और एयरपोर्ट के गेट के बाहर जाकर वहाँ रिक्शा पकड़ता है या ऑटो पकड़कर अपने घर जाता है। ये कौन लोग हैं? दरभंगा जाकर देखिए, 80% यात्रा करने वाले मजदूर, लेबर, बहुत कम आय वर्ग के लोग हैं जिनको उड़ान योजना के तहत नरेंद्र मोदी ने अवसर दिया हवाई यात्रा करने का। मित्रों, पूर्णिया का एयरपोर्ट 4 साल देर कर दिया बिहार सरकार ने जमीन उपलब्ध कराने में। देना था उत्तरी छोर पर, दे दिया दक्षिणी छोर पर। 7 दिन पहले MOU साइन हुआ है। मुझे लगता है 2 साल से कम, 2 साल से ज़्यादा नहीं लगेगा, बिहार का पूर्णिया एयरपोर्ट 2 साल के अंदर चालू हो जाएगा। आप सोचिए कि क्या होगा उत्तर बिहार की अर्थव्यवस्था पर, इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। बीटा का एयरपोर्ट अगर बिहार सरकार जमीन दे दे तो एक नया एयरपोर्ट बीटा का बनकर तैयार हो जाएगा। गया का एयरपोर्ट ये किसकी देन? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की देन, ये और किसी कांग्रेसी सरकार ने नहीं बनाया। आज जाकर देखिए, चार्टर फ्लाइट सिंगापुर से, बैंकॉक से, म्यांमार से, दुनिया के 1 दर्जन देशों की चार्टर फ्लाइट बौद्ध गया आती है और लाखों की संख्या में बौद्ध यात्री और बौद्ध गया पहुंचते। इसलिए मित्रों, जो काम हो रहा है, अब बरौनी का खाद कारखाना, कांग्रेस के जमाने में कारखाने बंद होते थे और नरेंद्र मोदी के जमाने में कारखाने चालू होते हैं। सिंदरी का कारखाना, बरौनी का कारखाना, गोरखपुर का 3 कारखाना था, यूरिया का कारखाना बंद हो गया। आपको मालूम है 8,500 करोड़ 8,500 करोड़ रुपए खर्च कर बरौनी का खाद के कारखाने में अक्टूबर 2022 से उत्पादन प्रारंभ हो गया। ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। और कहते हैं कि बिहार में काम क्या हो रहा है? मित्रों, रेलवे के क्षेत्र में इतना ही बता दूं कि जहां 2009 से 14 के बीच में, 9 से 14 का मतलब यूपीए का दूसरा कार्यकाल, अगर प्रति वर्ष रेलवे बिहार में 1132 करोड़ उसका वार्षिक बजट था, तो उसमें 170% की वृद्धि होकर 3061 करोड़ का बजट हो गया प्रति वर्ष रेलवे का बिहार के अंदर। और 19-20 में 4,489 और 21-22 में 5,507। तो कहाँ रेलवे का बजट था 1132 और कहाँ बढ़कर हो गया 5,560। इसलिए मित्रों, जो भारत सरकार काम कर रही है, बिहार में 8 नए मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति दी भारत सरकार ने। पूर्णिया, छपरा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सिवान, बक्सर, जमुई, ये 8 वो मेडिकल कॉलेज जो बिहार सरकार अपना बना रही। उसके अलावा ये 8 मेडिकल कॉलेज हैं। बीटा आपके बगल में बीटा ESI का हॉस्पिटल, आज तक वहाँ पर MBBS की पढ़ाई प्रारंभ नहीं हुई थी, लेकिन पिछले साल वहाँ भी MBBS की पढ़ाई प्रारंभ हो गई। तो इसलिए मित्रों, अगर से कैंसर का अस्पताल बन रहा है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से 2 वर्ष और लगेगा। अभी भी वहाँ पर टेम्परेरी और शेड के अंदर मरीजों की जांच पड़ताल हो रही है। तो 200 करोड़ की लागत से जब बन जाएगा तो उसका जो प्रभाव होगा, मित्रों, केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिहार में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। गया के अंदर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, भारत सरकार ने 309 करोड़ रुपया तो उसकी शानदार बिल्डिंग बनी है। और इस साल बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय गया जो A++
एकमात्र विश्वविद्यालय जिसको A++ की मान्यता मिली है, और वो भारत सरकार के सहयोग से 309 करोड़ रुपये वहाँ पे खर्च हुआ है। और जो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय है मोतिहारी, 167 एकड़ जमीन बिहार सरकार को उपलब्ध कराना है। अभी तक बिहार सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा पाई, और इसलिए वहाँ पर भवन निर्माण का काम नहीं हो पाया। और नहीं तो वहाँ की जो 12 विभाग 12 मकानों में अलग अलग किराए के मकान पर चल रहा है, वहाँ भी इसका काम हो सकता था। इसलिए मित्रों, गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड, वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड, कितने आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, भारत नेपाल सीमा पर 552 किलोमीटर, यानी सड़कों का तो बिहार के अंदर और जाल बिछ रहा है। इसलिए मित्रों, जो भारत सरकार है, इसलिए जो लोग, मैं अभी और आधा घंटा केवल भारत सरकार ने जो बिहार में काम किया है, मैं उसका जिक्र कर सकता हूँ। इसलिए मित्रों, केंद्र की सरकार कोई अलग अलग राज्यों के लिए काम नहीं करती। और देखिए, केंद्र की योजना का सबसे ज़्यादा लाभ अगर मिला तो बिहार को मिला, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीब काम बिहार में। तो अगर 3.5 करोड़ मकान बने, तो 55 लाख गरीबों का मकान केवल बिहार में बना है। अगर नल जल योजना में जल पहुँचा, नल का जल पहुँचा है, तो सबसे ज़्यादा गरीब तो बिहार में। अगर जनधन खाता 48 करोड़ खुला पूरे देश में, तो 3.5 करोड़ खाता तो केवल बिहार के अंदर खुला, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीब वहाँ है। तो गुजरात में कोई पक्का मकान बनेगा, उनको तो पक्का मकान की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो सारे मकान पक्का हैं, कच्चे मकान है नहीं। इसलिए केंद्र की योजनाओं का अगर सबसे ज़्यादा किसी को लाभ मिला है, तो वो बिहार को लाभ मिला है। बरौनी रिफाइनरी के अंदर 20,000 करोड़ की लागत से बरौनी रिफाइनरी के एक्सपेंशन का काम जो है और चल रहा है। एम्स पूरे हिंदुस्तान में एक राज्य में केवल एक एम्स है, कश्मीर को छोड़कर। कश्मीर की विशेष परिस्थिति के कारण जम्मू के लिए अलग और कश्मीर घाटी के लिए अलग एम्स है। लेकिन अरुण जेटली जी ने नरेंद्र मोदी के कहने पर बिहार को दूसरा एम्स दिया दरभंगा में। आज 5 साल हो गया, जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। पहले तो मुख्यमंत्री कहते रहे कि इसी मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड कर दो, तो केंद्र ने कहा कि एम्स जब भी बनेगा, नया बनेगा, पुराने मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड नहीं किया जाएगा। 2 साल इसमें चला गया। फिर उन्होंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर में जमीन देने की घोषणा की, 80 एकड़ जमीन दे भी दी गई। तब अचानक एक दिन मुख्यमंत्री ने निर्णय बदल दिया और कहा कि वहाँ नहीं, हम दूसरी जगह जमीन देंगे। और जो दूसरी जगह जमीन दी गई, तो जमीन 20 फीट गड्ढे में, 20 फीट का गड्ढा। अरे भाई, जब DMCH के परिसर में 80 एकड़ जमीन आप दे चुके और 50-60 एकड़ जमीन और देना था, वो भी काम चल रहा था, तो क्यों अचानक उसको बंद करके 2 साल उसमें लगा? और अब आप जो जमीन दे रहे हैं, उस जमीन 20 फीट गड्ढे वाली जमीन है, आप वो दे रहे हैं। केंद्र की टीम आई, टेक्निकल एक्सपर्ट टीम, उसने कहा कि वहाँ बिल्डिंग बनाना संभव नहीं है, इसे इनकार कर दिया। अब इस पर राजनीति हो रही है। ये आपने क्यों, जो DMCH की जो जमीन है, इस बीच में गठबंधन टूट गया, नई सरकार आ गई, तो उसने कहा कि DMCH नहीं, भोला यादव बहुत RJD के बड़े नेता, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हाया घाट का जो पेपर मिल है, उसकी जमीन पर एम्स बनेगा। और उस कंपटीशन में JDU के लोगों ने एक जो दूसरी जगह जिसका अखबारों में नाम आ रहा, वहाँ देने का ऐलान कर दिया। तो मित्रों, अगर एम्स बनता तो किसको फायदा होता? बिहार के लोगों को फायदा होता। तो एम्स से आप वंचित हो गए। 2000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था, उससे बिहार वंचित हो गए। इसलिए मित्रों, मैंने केवल इसलिए बिहार का थोड़ा जिक्र कर दिया। मित्रों, साथ ही साथ मैं 2-4 और बातों का जिक्र करूंगा। मित्रों, अभी रविशंकर जी ने विस्तार से आपको भारत के विकास दर का जिक्र किया है, और आपको ये भी मालूम है कि इस विपरीत परिस्थिति में भारत ने 7.2% की विकास दर को हासिल किया है, जो दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग विकास दर है। यानी रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, कोविड के बावजूद, भारत सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश है। और अभी रविशंकर जी कह रहे थे कि हम 10वें स्थान से 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और
2029 में जापान को पीछे छोड़कर हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। और मित्रों, जो काम हुआ है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर जिक्र किया, एक साल में 10 लाख करोड़। रेलवे का बजट आज तक का अधिकतम बजट इस साल का, सड़क का बजट अधिकतम इस साल का। पूरे देश में चले जाइए, 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेसवे, ग्रीनवे का जो जाल बिछ रहा है, इसी कारण बिछ रहा है कि एक साल के अंदर 10 लाख करोड़, पिछले साल 7.5 लाख करोड़, उसके पहले 3.5 लाख करोड़, यानी 3 साल में 22 लाख करोड़ रुपया केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा। इसलिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 22 लाख करोड़ खर्च होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अभी बैंकों के बारे में वर्मा जी कह रहे थे कि फोन बैंकिंग, जब नरेंद्र मोदी जी आए तो क्या बैंकों का हाल था। और आपको बता दें कि 21-22 में भारत की बैंकों ने 66,000 करोड़ की आमदनी की है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक से उनका जो प्रॉफिट है 21-22 का 66,543 करोड़ का प्रॉफिट है। और 22-23 के पहले 9 महीने में 70,000 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका। अगले क्वार्टर का जो भी रिजल्ट अभी आएगा या आया होगा तो मालूम पड़ेगा कि फाइनल क्या हुआ। केवल चौथे क्वार्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉफिट 50,000 करोड़ रुपए का केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉफिट है। 3 साल से भारत सरकार ने बैंकों को रिकैपिटलाइज करने के लिए एक नया पैसा नहीं दिया। उसके पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने करीब 2.5 लाख करोड़ बैंकों को 4-5 साल में दिया था रिकैपिटलाइज करने के लिए। अब बैंक इतने सक्षम हो गए हैं, उनको भारत सरकार के कोई पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं है। और जिसको एनपीए बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मार्च 2018 में जहाँ एनपीए 14.6% था तो दिसंबर 22 में घटकर 5.53% हो गया। यानी बैंकों की स्थिति जो एनपीए है वो 14.6 से घटकर 5.53%। मित्रों, मैं तो अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर की बात कर रहा हूँ। शेयर बाजार में बैठे लोग शेयर बाजार से जुड़े हुए, फ्रांस को पछाड़कर 5वें सबसे बड़ा शेयर बाजार भारत बन चुका है। 273 लाख करोड़ 273 लाख करोड़ का वैल्यूएशन भारत के और शेयर बाजार का हो गया। रविशंकर जी को इस बात का श्रेय जाएगा कि मोबाइल फोन के निर्माण के लिए उन्होंने काम किया। तब 14-15 में 6 करोड़ मोबाइल फोन का निर्माण देश के अंदर हुआ था। वहाँ 21-22 में 31 करोड़ का मोबाइल फोन का उत्पादन हुआ है। एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट, एयर इंडिया घाटे में चल रहा था। ये कोई सामान्य बात थी क्या कि एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा टाटा कंपनी ने खरीदा है। आज एयर इंडिया विस्तारा और जो उनके सारे ग्रुप आगे आने वाले दिनों में और उसका उनको ध्यान में आएगा। तो एक बात और याद रखिए, जो लोग महंगाई की बात करते हैं, क्या महंगाई केवल भारत में है? अगर दुनिया के सारे देश महंगाई से ग्रसित है तो क्या भारत अलग रह सकता है? आज आप यहाँ बैठे हुए सब पढ़े लिखे लोग, अमेरिका में 50 साल के सर्वोच्च महंगाई पर आज अमेरिका है। पूरा यूरोप 40-45 साल में इतनी महंगाई कभी नहीं थी जितनी महंगाई यूरोप के अंदर है। और उस तुलना में भारत ने महंगाई को नियंत्रित करके दिखाया है। आपके बगल के श्रीलंका का क्या हाल हुआ? बैंकरप्ट हो गया, वहाँ के राष्ट्रपति को महल छोड़ के भागना पड़ा। पाकिस्तान का क्या हाल है? 200 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल वहाँ बिक रहा है। बगल के बांग्लादेश का क्या हाल? IMF के लोन के लिए उसको जाना पड़ा है। नेपाल की क्या स्थिति है? अपने पड़ोसी देशों को देख लीजिए और छोड़िए पड़ोसी देशों को। इस समय दुनिया के 80 से ज़्यादा देश डिफॉल्ट करने की कगार पर है। उन देशों ने इतना लोन ले लिया है कि लोन को रिपे करने की उनकी क्षमता नहीं है। इस विपरीत परिस्थिति में जब आप 85% पेट्रोल और डीजल आयात करते हैं, ये जो तेल खाते हैं, यहाँ बहुत सारे व्यापारी बैठे होंगे पटना सिटी के तेल बेचने वाले, कि सनफ्लावर या पाम ऑयल के 40% हम मलेशिया और इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं। यानी आज़ादी के 75 साल के बाद भी
हम एडिबल ऑयल के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बन पाए, हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। हम खाद यूरिया और डीएपी 30% से ज़्यादा डीएपी यूरिया हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। ये दाल जो खाते सुबह शाम दाल, ये हमको म्यांमार से दुनिया के बाकी देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो तेल इंपोर्ट, खाद इंपोर्ट, एडिबल ऑयल इंपोर्ट, दाल इंपोर्ट, तो जो मूलभूत आवश्यकता उसको इंपोर्ट अगर और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर इन चीज़ों का दाम बढ़ा है तो क्या भारत में दाम नहीं बढ़ेगा? उसके बावजूद केवल फर्टिलाइज़र में 2,35,000 करोड़ की सब्सिडी इस साल दे रही है भारत सरकार, ताकि किसानों को ऊँचे दाम पर डीएपी और फर्टिलाइज़र न खरीदना पड़े। तो मित्रों, हमने तो वो दिखला दिया, महंगाई को नियंत्रित करके दिखला दिया। अब मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम को पिछले 1 साल में हमने बढ़ने नहीं दिया है, आगामी 3-4 महीनों के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम में भी भारी कटौती होगी, उसमें भी भारी कमी होगी। ये बात अलग है कि हाल में 10 दिन पहले पंजाब की सरकार ने डीजल पेट्रोल के दाम में 1 रुपये की वृद्धि कर दी। इसलिए मित्रों, इसलिए मैं आप सभी लोगों से, यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, जीएसटी की बात आती है बार बार। 1,65,000 रजिस्टर्ड डीलर थे जीएसटी में, आज उनकी संख्या कितनी हो गई? 5 लाख से ज़्यादा। पूरे देश में 68 लाख रजिस्टर्ड डीलर थे, आज उनकी संख्या बढ़कर हो गई 1,40,00,000। और जब जीएसटी लागू हुआ तो 82,000 करोड़ प्रति माह उसका रेवेन्यू कलेक्शन था, और अब बढ़कर कितना हो गया? औसत 1.5 लाख करोड़ प्रति माह का रेवेन्यू कलेक्शन पिछले साल के दिन था। अब मित्रों, सारे चेकपोस्ट खत्म हो गए, कोई बैरियर नहीं, कोई चेकपोस्ट नहीं। एक ई-वे बिल पर माल पटना से चलेगा, चेन्नई पहुंच जाएगा। अगर आज पहले गाड़ी अगर माल चेन्नई से पटना आता था तो 10 जगह गाड़ी रुकती थी, चेकपोस्ट पर चेकिंग होती थी, कितना समय लगता था। आज बिना किसी रुकावट के माल सीधे और आपके यहाँ पहुँच जाता है। और अपने घर बैठे रिटर्न फाइल कीजिए, घर बैठे पेमेंट कीजिए, सारी चीज़ घर बैठे, सारी चीज़ ऑनलाइन। और वो काम हिंदुस्तान ने कर दिखाया है, दुनिया का कोई देश नहीं करता। और आगे आने वाले दिनों में जीएसटी के क्षेत्र में भी और काम होने वाला है और उसके अंदर विकास होने वाला है। इसलिए मित्रों, जो नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों का जो काम हुआ है, यहाँ बैठे अगर एक नेता केवल भाषण करे तो 2-2, 4-4 घंटे भाषण किया जा सकता है। अभी अमेरिका की बात हो रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या किया। अंतिम बात बता दूं, अमेरिका जा रहे हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी 20 या 21 तारीख 21 को तो पहले जा रहे होंगे, क्योंकि 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न्यूयॉर्क जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के परिसर में वो योग करते हुए आपको दिखाई पड़ा। और जो सबसे बड़ी बात है कि अमेरिकी संसद ने उनको संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। आपने पिछले 25-30 साल में कब सुना कि भारत की संसद को किसी विदेशी मेहमान ने संबोधित किया है? मैंने तो नहीं सुना। रवि जी को अगर याद होगा जरूर किसी ने किया होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जॉइंट सेशन को संबोधित करने जा रहे हैं 22 से 23 तारीख। दूसरी बात है, और ये कोई कम बड़ा सम्मान है क्या? और उनको निमंत्रण किसने दिया? वहाँ के राष्ट्रपति का निमंत्रण नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी और स्पीकर सभी लोगों ने मिलकर सर्वसम्मति से, यहाँ तो संसद भवन के उद्घाटन के अंदर विपक्ष ने बॉयकॉट कर दिया, इसलिए नरेंद्र मोदी का मिल जाए, गए नहीं उद्घाटन के कार्यक्रम में। लेकिन वहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी और स्पीकर सबों ने मिलकर पत्र लिखा और कहा कि आप आइए हमारे देश के अंदर हमारी पार्लियामेंट को संबोधित करने का काम करें। और ये पहली बार नहीं संबोधित कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी दूसरी बार संबोधित करेंगे अमेरिकी पार्लियामेंट। और ये सौभाग्य में अभी तक केवल 4 लोगों को मिला है। अमेरिका के 150 साल के इतिहास में अभी तक केवल 4 विश्व के नेताओं को मौका मिला है अमेरिकी संसद को संबोधित करने की दूसरी बार। पहला नाम है विंस्टन चर्चिल का, उनको 2 बार मौका मिला संबोधित करने का। दूसरा नाम है नेल्सन मंडेला का, उनको 2 बार भाषण करने का मौका मिला।
दो इजराइल के प्रधानमंत्री उनके भाषण हुए, और नरेंद्र मोदी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा राजनेता है जो अमेरिकी संसद को दूसरी बार संबोधित करने जा रहा है। तो ये है नरेंद्र मोदी की ताकत। पूरे विश्व के अंदर भारत के डंके को जो बजाया, जिस प्रकार से उन्होंने और भारत का मान सम्मान बढ़ाया, कहा कि कोई तेल नहीं खरीद सकता रूस से। भारत ने कहा कि हम अमेरिका की परवाह नहीं करते, दुनिया में जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम खरीदेंगे। और आज टोटल तेल का 42% तेल हम रशिया से खरीद रहे हैं। अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हमारी दोस्ती अमेरिका से भी है और दूसरी हमारी दोस्ती रशिया के साथ। यह है विदेश नीति कि अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उनके हमको आमंत्रित कर रहा है कि आइए भाषण कीजिए हमारे संसद के अंदर। यह है ताकत नरेंद्र मोदी। मित्रों, याद होगा कि 22,000 बच्चे हमारी यूक्रेन में फंस गए थे, उनको वापस लेकर आना था। युद्ध चल रहा था, कैसे आए, युद्ध के बीच में से बच्चों को निकाल कर लाना था। नरेंद्र मोदी के एक टेलीफोन पर पुतिन को फोन किया और आधे घंटे के लिए युद्ध विराम हुआ और 22,000 बच्चों को सुरक्षित निकाल कर उनके घर तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार जो काम किया। लेकिन अब कुछ लोग क्या कहते हैं, प्रचार करते हैं कोई काम नहीं हुआ। अगर काम नहीं होता तो दूसरी बार क्या लोग वोट देते, बिना काम के लोग क्या वोट देते, 303 सीट देते। और 23 तारीख को पटना में बैठक हो रही है। क्यों बैठक हो रही है कि नरेंद्र मोदी हटाओ, भाजपा भगाओ। मेरे मित्रों, मैं एक ही बात कहूँगा, इस देश में कोई कमजोर सरकार मत बनने। आपको मैं याद कराऊंगा, देवगौड़ा की सरकार, चंद्रशेखर की सरकार, चौधरी चरण सिंह की सरकार, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार, कोई 6 महीना, कोई 8 महीना, कोई 11 महीना, कोई सरकार 11 महीना पार नहीं कर पाई। क्या इसी प्रकार की खिचड़ी सरकार चाहते हैं? क्या इसी प्रकार की कमजोर सरकार चाहते हैं? मित्रों, अगर कमजोर सरकार बनी तो सर्जिकल स्ट्राइक करने के पहले सहयोगी दलों के नेताओं से पूछना पड़ेगा सर्जिकल स्ट्राइक करे कि न करे। तब तक चीन और पाकिस्तान छाती पर चढ़ बैठेगा। और आज नरेंद्र मोदी इसलिए काम कर पा रहे हैं क्योंकि इस देश के लोगों ने उनको वोट दिया है प्रचंड बहुमत के साथ। 9 साल हो गया, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। जो लोग राफेल चिल्लाते थे उनको सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़ी। और अडानी कहाँ चले गए? अडानी पिछले 1 महीने से कहीं अडानी का नाम सुना आपने? जिन लोगों ने 1 महीने तक संसद के सत्र को चलने नहीं दिया अडानी के नाम पर, सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट टीम ने अपनी रिपोर्ट दिया है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। मित्रों, वैसे लोग इकट्ठा हो रहे हैं पटना के अंदर। यह तो परिवारवादी पार्टियां अधिकांश अपने परिवार को बचाने के लिए, या वैसे लोग जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे, उनको डर है कि अगर दोबारा नरेंद्र मोदी लौट कर आ गए तो पता नहीं हमारा क्या होगा, हमारे भ्रष्टाचार का क्या होगा। ये नरेंद्र मोदी भगाओ, भाजपा भगाओ नहीं, बल्कि परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्ति दिलाओ वाले लोगों का समझ। तो मित्रों, मैं यही कहूँगा कि चिंता मत कीजिए, कोई कितना भी इकट्ठा हो जाए तो नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं करता। उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती और अखिलेश यादव की दोस्ती हो गई थी, याद कीजिए 2019। और सारा मीडिया लिख रहा था कि हम क्या बबुआ और बुआ जी मिल गए, मायावती और अखिलेश मिल गए, बीजेपी को तो 10-5 सीट मिल जाए तो बड़ी बात होगी। 64 लोकसभा की सीट जीतकर आई। ये लोग लोकतंत्र की दुहाई की बात करते कि लोकतंत्र खतरे में। बंगाल में 5 दिन बंगाल होकर आए हुए, नॉमिनेशन करने नहीं दिया गया लोगों को, 1 दर्जन लोगों की हत्या हो गई और अभी तो चुनाव बाकी है। जिस ममता के राज में कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी के 1 दर्जन लोगों की हत्या हो गई, नॉमिनेशन करने से भी रोका जा रहा। और एक शब्द खड़गे साहब का नहीं आया, बिहार के मुख्यमंत्री का एक शब्द नहीं आया कि बंगाल के अंदर हिंसा और इसको रुकना चाहिए। वो कहे कि लोकतंत्र खतरे में, जो आपका परिवार खतरे में होगा, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। लोकतंत्र को अब कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। एक बार इमरजेंसी में लोकतंत्र खतरे में जरूर पड़ा था, लेकिन अब भविष्य में कोई भी लोकतंत्र को खतरे में नहीं पड़ सकता। इसलिए मित्रों, इसलिए मैं आपसे यही अपील करूँगा, जो रवि जी ने भी कहा,
2024 बाकी जो करना हो कीजिए, आगे देखा जाए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में चाहे वो जेडीयू का वर्कर हो, कांग्रेस का वर्कर हो, आरजेडी का वर्कर हो, क्योंकि आपके नेता तो पीएम के उम्मीदवार है नहीं, तो जो पीएम का उम्मीदवार है उसको वोट दीजिए, उसको बनाइए, और जिसने काम करके दिखलाया है। तो आइए 2024 में बिहार के अंदर 40 की 40 लोकसभा की सीट जीतकर और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी संगठनों से आए हुए व्यवसायियों का स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं मंचासीन केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह जी का, हमारे प्रिय सुशील कुमार मोदी जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, अरुण कुमार सिन्हा जी, नितिन नवीन जी, संजीव चौरसिया जी, अभिषेक कुमार जी और हमारे सहयोगी और हमारे आज के कार्यक्रम के